हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। प्रीवियस क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल खत्म हुआ। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो हमने कल बात की थी कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और दूसरा उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये क्या होंगे, जिनका ऑन सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन होगी, दूसरा इनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा, स्पेसिफिक फंक्शन। उसके अलावा क्या होता है, जो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, इनको क्या करते हैं, जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो ये क्या होते हैं कि इनके क्लासिकल मार्कर एंजाइम्स होते हैं। यानी कि हम कहें कि इस ऑर्गेनेल्स को डिफाइन करने के लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अब बात आती है कि हम सेल को और सारे ऑर्गेनेल्स को हम एनाफिजियो के अंदर पढ़ते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में नीड क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होती है, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। उनके लिए जो एंजाइम मार्कर्स होते हैं या एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में होते हैं। तो उन सबको पढ़ने के लिए या उन सबके फंक्शन को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, सेल को बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। उसमें नंबर 1 है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। हर सेल के अंदर केंद्रक मिलता है, यानी कि बिना सेंट्रियोल के, बिना न्यूक्लियस के क्या होता हमारा सेल की कल्पना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारी हेरिडिटरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से या फिर बोले कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में शिफ्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियस की जरूरत होती है। और न्यूक्लियस में किसकी, हमारे को जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए आरएनए की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में। फर्स्ट वन हमारा है न्यूक्लियस, कि एवरी सेल हैव ए न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है कि हर सेल न्यूक्लियस रखती है, बस एक एक्सेप्शन इसका, कि एक सेल ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, मैच्योर कंडीशन में न्यूक्लियस नहीं होता। तो वो क्या है, इसका एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, एक्सेप्ट आरबीसी, यानी कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी के अंदर क्या होता, क्या नहीं होता, हमारा न्यूक्लियस नहीं होता। जब आरबीसी डेवलपिंग फेज में होती है, यानी कि जब डेवलप हो रही होती है, तब उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनिशियल फेज के अंदर मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर होती है, इरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होती है, तो वो क्या होगी, अपना न्यूक्लियस को लॉस कर देगी या न्यूक्लियस को खो देगी। कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होता है, हमने बात की थी कि इनके सबकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, यानी कि जिस भी ऑर्गेनेल्स की हम बात करेंगे उनकी सबकी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो इसकी भी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है कि एक सेल, ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारी ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब इसके साथ क्या होता है, जो ये होता है, न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि एक तो क्या होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दूसरा इसके साथ क्या होगी, हमारी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैच होगी। उसके ऊपर क्या होंगे हमारे, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम अटैच होंगे। और ये क्या करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो बात कर रहे थे हम, किसके ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यानी कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, दूसरा क्या होगा, इसकी दूसरी लेयर जो होती है उसमें हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और वो कौन सी टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आगे हम उसकी बात करेंगे। तो ये क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरा, कंटेन बॉडीज जेनेटिक मटेरियल। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है। हम बात करें डीएनए की, हम बात करें आरएनए की, इसके अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, वो क्या किस में प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये क्या करता है, कंसिस्ट 46 क्रोमोसोम विच मेड अप फ्रॉम डीएनए। यानी कि हम बात करते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल की, तो हमारे क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। और कितने होते हैं, 46 या 23 पेयर, 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं।
तो ये किस में प्रेजेंट होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। और ये न्यूक्लियस क्या होती है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होती है? ट्रांसफर की जाती है। इनसाइड रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? ये हमारा जो न्यूक्लियस था उसके अंदर ये जो है, ये वाली जो है ये क्या होगी? नॉट एग्जैक्ट रफ मतलब स्फेरिकल, कि एग्जैक्ट गोल नहीं, मतलब इसकी एक स्फेरिकल शेप होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस क्या करती है कि जो राइबोसोम के कंपोनेंट्स होते हैं, जो राइबोसोम के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको क्या करती है? मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करती है। उनको असेंबल करने का काम और मैन्युफैक्चर करने का काम कंपोनेंट्स को, वो कौन करता है? हमारा न्यूक्लियोलस। यानी न्यूक्लियोलस क्या करेगा? मैन्युफैक्चर एंड असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम। उनको असेंबल करने का काम करता है हमारा कौन सा? न्यूक्लियोलस। तो ये था हमारा कि न्यूक्लियस के बारे में, फर्स्ट ऑर्गेनेल्स हमारा न्यूक्लियस। तो इसमें क्या था मेन कि इसकी जो एवरी सेल हैव ए न्यूक्लियस, हर सेल न्यूक्लियस रखती है। दूसरा एक्सेप्ट क्या है इसका? आरबीसी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और वो भी किस कंडीशन में? सिर्फ मैच्योर कंडीशन में। अदरवाइज आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या होती है? एक अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है, और उसके साथ क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है वो क्या होती है? वो बॉडी के लिए काम आती है, यानी उसको हम, वो सेल क्या करती है? उस प्रोटीन को एक्सपोर्ट करती है। और जबकि राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जो हमारे साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, उस सेल के लिए काम आती है। और जबकि यहाँ पे प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है वो बॉडी के लिए काम आती है। और जो न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है? हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए के बने होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और वो हमारे जो राइबोसोम के प्रोडक्ट्स होती है उनको असेंबल करने का काम करती है, इकट्ठा करने का काम करती है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में। सेकेंड वन जो हमारा है वो है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? हमारे आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जो हमारा राइबोसोम होता है वो क्या करता है? आरएनए का और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। अब क्या होता है इसके अंदर कि सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। ये क्या करते हैं? अमाइनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस का काम, अमाइनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और कैसे? इसको आरएनए को यूज आरएनए एज टेम्पलेट्स, यानी कि आरएनए को यूज करके ये क्या करते हैं? अमाइनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कैसे होता है, मैं एक बार इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अंदर क्या होगा? डीएनए से ये क्या करते हैं? डीएनए से बनाते हैं एमआरएनए। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जो होता है इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब आता है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। नोट कर लीजिए अच्छे से कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो है डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना। और कौन से आरएनए में? एमआरएनए में। यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन इज नोन एज ट्रांसलेशन। और ये कहाँ पे होता है? हमारा राइबोसोम के अंदर। उसके बाद में क्या होता है? ये हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, फ्री अमाइनो एसिड्स। इसको क्या करता है? ये ऐसे जो फ्री थे उनको एक चेन के अंदर, इसके अंदर ये क्या करता है? इसका प्रोटीन चेन बना देता है, न्यू अमाइनो एसिड चेन। इस अमाइनो एसिड चेन के साथ क्या होता है? हमारा जैसे ही एमआरएनए का जुड़ता है, इससे इसका फॉर्मेशन और इससे एमआरएनए जुड़ के राइबोसोम के अंदर, ये प्रोसेस कहाँ होगी? राइबोसोम के अंदर।
और इससे क्या होगा हमारा वापस प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि फ्री अमाइनो एसिड से एक अमाइनो एसिड चेन का फॉर्मेशन करना, उसमें एमआरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करना और उससे क्या करना है राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ये भी किसके अंदर होता है हमारा राइबोसोम के अंदर होता है, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और कहा किससे, अमाइनो एसिड से और डीएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कौन बनाता है हमारा राइबोसोम। जो डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या करता है अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसमें वो एमआरएनए को एज टेम्पलेट्स यूज करता है और किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम्स है, अगर राइबोसोम फ्री कंडीशन में व्हेन फ्री और स्मॉल इन क्लस्टर इन साइटोप्लाज्म, यानी कि कल हमने बात की थी साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये कोई हमारी सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हमारा राइबोसोम है, अगर ये फ्री है या फिर छोटे छोटे गुच्छों के अंदर है या छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर है, तो ये क्या करेगा, तब उस टाइम जो हमारी प्रोटीन बनती है, इस कंडीशन में जब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो वो प्रोटीन जो बनती है वो क्या करती है सेल के अंदर काम आती है, यूज विद इन सेल, यानी कि उस टाइम बनाई हुई प्रोटीन हमारी सेल के अंदर काम आएगी। कब, जब राइबोसोम साइटोसोल के अंदर फ्री और स्मॉल छोटे छोटे गुच्छों के अंदर है, जब वो प्रोटीन बनाएगा तो वो सेल के लिए काम आएगी, कि सेल की जो रिपेयरिंग में काम आती है, तब वो जो प्रोटीन काम आती है वो हमारे राइबोसोम जो बनाते हैं, जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं। अगर राइबोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाए, अभी हमने बात की थी कि ये हमारा क्या था, कि ये हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर क्या होता है हमारा एक और लेयर होती है जिसमें हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER होती है। अब इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक वो जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, एक वो जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है वो होती है रफ, क्योंकि उस पर राइबो ग्रेन्यूल्स के रूप में चिपका होता है तो वो रफ होती है, और जबकि जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है वो स्मूथ होती है, वो उसकी जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्मूथ होगी। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है राइबोसोम फाउंड ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है, और RER वहन दे फॉर्म प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट। और क्यों, ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और ये जो प्रोटीन एक्सपोर्ट होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन काम आती है वो यहाँ से आती है। ये जो RER बनाती है वो प्रोटीन ये कहाँ पे जाती है, बॉडी के लिए, बॉडी रिपेयरिंग में, बॉडी टिश्यू रिपेयरिंग में भी जो प्रोटीन काम आती है वो कहाँ से जाती है, हमारे न्यूक्लियर RER जो होता है या न्यूक्लियर जो राइबोसोम होते हैं वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये था हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, हमने सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारा ATP जनरेट करता है, यानी कि हमारी जो एनर्जी होती है वो जनरेट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो पावर हाउस है या शक्ति गृह जो है जिसके अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेनस एंड राउंड ओवल शेप। एक तो ये मेम्ब्रेनस होगा, ये तो सब ऑर्गेनल्स के अंदर होगा ही होगा, जो ऑर्गेनल्स है उसके अंदर मेम्ब्रेन होगी और इस क्या होगा वो उससे कवर रहेगा। और कैसा होता है, राउंड ओवल शेप, यानी कि ये कैसा होगा, राउंड भी होगा ओवल शेप भी होगा, तो उसको क्या होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इसके अंदर क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या यूज़ है ATP जनरेशन में या फिर एनर्जी जनरेशन में। तो बात करते हैं हम डिफरेंट साइकिल की, तो उनमें क्रेब साइकिल है, एरोबिक या ETC जो हमारी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम जो है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन का ग्लूकोज का कंजप्शन होता है और हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या करता है कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, और जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस कर ATP जनरेशन करना, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब आता है कि ये इसके फंक्शंस क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ ATP का प्रोडक्शन करता है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज से हमारा क्या होता है, ATP का जनरेशन होता है। इसके अंदर एक साइकिल होती है क्रेब्स साइकिल,
उसके अंदर क्या होता है, हमारे सबसे ज़्यादा एटीपी का जनरेशन होता है। इन सभी साइकिल्स, जितनी भी साइकिल्स इसके अंदर हैं एटीपी जनरेशन के लिए, उन सभी साइकिल को हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी तक हम बात करते थे कि रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन को लेना और फिर लंग्स से उसको, लंग्स क्या करते हैं उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज देते हैं, उससे आगे ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन आ गई हमारी बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीजन आई है वो कहाँ पे जाती है, तो ये जाती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास। हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगी और वहाँ पे ये किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, हमारा ईटीसी के अंदर है। और यहाँ पे जाके ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम के अंदर ईटीसी जो होता है हमारा, ईटीसी के अंदर जाएगी और वहाँ पे क्या होगा, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और हमारी एटीपी जनरेट होगी। तो उसके अंदर किसका हेल्प होता है, ईटीसी जो होता है उसके अंदर हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो काम आती है। उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन काम आती है और उसके बाद वापस वो ऑक्सीजन क्या होती है, एक्सहेल या लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती है। हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन होती है और हम केवल उसका 4% पार्ट ही यूज़ कर पाते हैं। 4 to 5% पार्ट हम उसका यूज़ कर पाते हैं। अनदर 16% जो ऑक्सीजन होती है वो वापस एक्सहेल कर देते हैं। यानी कि तो हम कितना कम कंजम्पशन करते हैं कि 21% ऑक्सीजन हमने ली, उसका केवल 4 to 5% हमने यूज़ किया, अनदर 16% हमने वापस किसको कर दी, एनवायरनमेंट को कर दी। इसलिए हमारे एक्सहेल या एक्सपिरेशन के अंदर क्या होता है, मतलब 16% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसलिए हम जब सीपीआर देते हैं तो सीपीआर में हमारा माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो होती है उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि उसके अंदर CO2 के लेवल, कहीं लेवल ज़्यादा से उस ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि CO2 कम होगी और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। इसलिए हम सीपीआर में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को प्रीफर करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, यानी कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी किसका हेल्प, कौन हेल्प करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। बोले कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये भी होता है। यूरिया एंड हीम का प्रोडक्शन जो होता है, इसकी हम आगे बात करेंगे कि यूरिया का प्रोडक्शन कैसे होता है और हीम का प्रोडक्शन कैसे होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसकी बातें हम करेंगे। तो ये हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया, किसके अंदर क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड होता है, यूरिया एंड हीम सिंथेसिस होता है, और मैक्सिमम जो रोल होता है इसका एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स हमारा आता है जिसकी हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी हम बात कर चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और क्या काम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल्स इन साइटोप्लाज्म। अभी हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे कुछ कैनाल्स होंगी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ऐसे कैनाल्स होंगी। ये जो होते हैं हमारी क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, अगर ये प्लेन है तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं जुड़ा हुआ, अगर मैं इसके ऊपर राइबोसोम अटैच कर दूं इस तरीके से, अगर इस तरीके से मैं राइबोसोम अटैच कर दूं तो ये जो अटैच्ड राइबोसोम वाली है इसको हम बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, कि जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं जुड़ा, जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं है वो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर हमारा राइबोसोम जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ क्यों हो गई, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हमारे स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम चिपका हुआ है जिसकी वजह से ये रफ फील होती है। अब आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़ा हुआ है, ये क्या करती है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी कि हमारे पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो जिसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है, क्योंकि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। और ये राइबोसोम क्या करता है, इस के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या करेगा, इसको प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और ये प्रोटीन हमारी क्या होती है, पैक होके और एक्सपोर्ट कर दी जाती है। तो ये हमारी रफ। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये क्या करेगी, हमारा जो लिपिड है उस लिपिड को सिंथेसिस करेगी और स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है हमारे उनको सिंथेसिस करेगी। यानी कि स्टेरॉइड्स और लिपिड का
लिपिड को, स्टेरॉइड्स हार्मोन को सिंथेसिस करता है कौन? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में आता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है बहुत सारे ड्रग्स का, वो कौन करता है? हमारा लीवर। और लीवर के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो ये हम बोलेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन जो करता है वो कौन करता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है? लिपिड का, स्टेरॉइड्स हार्मोन का और बहुत सारे ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। उसके अलावा ये क्या करता है? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ये क्या होती है? तो इसको ध्यान से समझना कि हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, एक मूवी बनाते हैं या हम बहुत सारे रील्स बनाते हैं या मूवी बनाते हैं, तो क्या होती है, मूवी जो बनती है वो लगभग बहुत लंबी होती है, इवन दो कि वो 5 से 6 घंटे तक की मूवी बनती है। फिर हम धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं, जो पार्ट्स हमें ज़रूरी होता है उस जरूरी पार्ट्स को ही हम क्या करते हैं, मूवी के अंदर शो करते हैं। जो थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं वो सिर्फ 2 घंटे की होती है, जबकि मूवी बनी थी 6 घंटे की। तो उस 6 घंटे की मूवी को 2 घंटे की मूवी में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा कि प्रोटीन तो बहुत सारी बनती है, यानी कि बहुत सारी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें से जो यूजुअल प्रोटीन है, जो काम की प्रोटीन है, उसको रखना वो क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि यूजुअल प्रोटीन जो होती है उसको रखना, बाकी को डिस्ट्रॉय कर देना, वो होता है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहां पर तक था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का, स्टेरॉइड हार्मोन का और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। इसके अलावा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर इसका कोई पूछे कि इसका कार्डियक मतलब मार्कर एंजाइम कौन सा है इसका एंजाइम, तो G6P, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इसका क्या है? मार्कर एंजाइम्स है। कि अगर हम जब इसको अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा इसको आइडेंटिफाई करने का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एंजाइम्स है वो हमारा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब हमारी जो हम आगे भी पढ़ेंगे उसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से ये क्या करता है? उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए इसका जो मार्कर है वो क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, G6P। फिफ्थ वन हमारा है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था, राइबोसोम के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के अंदर, उसको वेसिकल्स के अंदर, यानी कि उसको पैक करना, वो काम पैक करने का काम कौन करता है? हमारा गोल्जी एपरेटस। ये क्या है? स्टैक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे ये एक सैक, फ्लैट सैक है, दूसरी सैक है, तीसरी सैक है, चौथी सैक है, पांचवी सैक है, ऐसे क्या होती है? मेम्ब्रेनस सैक होती है। और ये क्या होती है? क्लोजली फोल्डेड होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे फोल्डेड होंगी। और ये इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर हमारा प्रोटीन जो होता है, जो राइबोसोम से प्रोटीन बना था, वो हमारा इसके अंदर क्या होता है? भरा होता है। तो प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, यानी कि ये सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। कैसा होगा? क्लोजली फोल्डेड होगा और फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक हो गया, यानी कि फ्लैट जिनकी मेम्ब्रेन होती है वैसे बने हुए होते हैं। हर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन ज्यादा किसके अंदर होंगे? लार्जर इन दो सेल विच सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। जो सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है और उनको एक्सपोर्ट करती है, उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? हमारा गोल्जी एपरेटस। क्यों? क्योंकि जहां पे प्रोटीन बनेगी वहां पे उसको पैक भी करना है, और पैक जो करता है या पैक जिसके अंदर होता है वो हमारे होते हैं गोल्जी एपरेटस। प्रोटीन मूव्स इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि राइबोसोम से क्या हुआ? प्रोटीन बनी और वो किसके अंदर चली गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। यानी कि राइबोसोम से प्रोटीन बनी, वहां से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई। अब यहां से क्या होगा? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस प्रोटीन को छोटे छोटे उसमें पैक कर देंगे। वेयर दे आर पैक्ड। अब यहां से वो पैक कर देंगे, और वो पैक जो होते हैं, जो अब पैक मेम्ब्रेनस बाउंड जो होते हैं, जो सैक होती है, उनको हम बोलते हैं सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। और वो जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होती हैं वो ये हमारे किसके अंदर होते हैं? गोल्जी एपरेटस के अंदर। और यहाँ से ये किस में जाएंगी? गोल्जी एपरेटस के अंदर। और जहाँ से इसको क्या कर देते हैं? हम पैक कर लेते हैं, और पैक करके इसको क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से एक फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हुआ, यहाँ से वो प्रोडक्ट यहाँ पे आया, फिर उसको पैक करके और हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो उसी के तरीके से
किसके अंदर क्या होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा गोल्जी एपरेटस। ये क्या करता है, उसको पैक करके और सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, या बोले कि सैक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ तक था हमारा गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट वन हमारा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होते हैं कि लाइसोसोम वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वेसल्स की जैसी होगी, यानी कि वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगी। दूसरा, सराउंडेड बाय लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। इनकी मेम्ब्रेन जो होगी वो कैसी होगी, लाइपोलिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। जबकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, वो हमारी फॉस्फोलिपिड की। और इनकी किसकी बनी होगी, लाइपोप्रोटीन की। तो ये क्या होंगे, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगी। दूसरा, लाइपोप्रोटीन इनकी मेम्ब्रेन होगी, जो सेल मेम्ब्रेन होगी इनकी वो कैसी होगी, लाइपोप्रोटीन की। इनका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है और लगभग 5 के आसपास। इनका पीएच कैसा होगा, एसिडिक पीएच होगा। और ये क्या काम करते हैं, इस एसिडिक पीएच पे ये जो हमारे सेल मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि उनको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसलिए इनके अंदर क्या होता है, कंटेन ग्रुप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है, जो भी हमारा सेल का वेस्ट होता है, उसको हाइड्रोलाइसिस करने का काम करते हैं। या फिर हम बोले कि जो कचरा होता है ना, उस कचरे को डिस्ट्रॉय करने का काम जो करता है हमारा, वो करता है लाइसोसोम। तो सिंपली कि जो हमारा लाइसोसोम वो है, वो क्या करता है, जिस तरीके से हमारे सिटी की म्यूनिसिपैलिटी होती है, वो क्या करती है, कचरे को इकट्ठा करती है और उसको डंप, अच्छी जगह पे डंप करती है। उसी तरीके से ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर जो सेल का वेस्ट होता है उसको लाइसोसोम क्या करता है, हमारा डिस्ट्रॉय करता है। वो इसका जो मार्कर एंजाइम होता है, जो हमारा लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम है, वो हमारा है एसिड फोस्फेटेज। ये एसिड फोस्फेटेज क्या होता है कि हमारे जो गार्बेज होता है, जो सेल वेस्ट होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से सेल को क्या रखते हैं, हमारे गुड कंडीशन में रखते हैं और प्रॉपर वर्किंग या फंक्शनल रखते हैं। इफ द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम ब्रेक या डिस्ट्रॉय, अगर गलती से किसी सेल के लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो उसमें क्या होगा, एंजाइम रिलीज होंगे और वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय द सेल्फ, और खुद अपनी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के लिए क्या है, सारी सेल्स एक जैसी है, ये इनका पीएच कैसा होगा, एसिडिक होगा। और ये क्या करेंगे, अगर रिलीज हो गए, अगर इनकी मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई और अगर ये रिलीज हो गए, तो ये क्या करेंगे, सेल को खुद को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि उसकी भी जो सब कुछ है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सो इट्स नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी सेल कोशिका का जो सुसाइडल बैग कहा जाता है, वो किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एसिड फोस्फेटेज होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो सेल होती है उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट एंड फाइनल वन ऑर्गेनेल्स जो इंपॉर्टेंट हमारा, वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम होता है यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ये इसका सिंगल वन एंजाइम है कि इसके अंदर क्या होगा, यूरेट ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है। अब इसके काम क्या क्या है कि जो पेरोक्सिसोम है ये अबंडेंट होता है किसके अंदर, हमारे लीवर के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट नंबर्स होते हैं पेरोक्सिसोम के, वो हमारे लीवर के अंदर होते हैं। और क्यों होते हैं, इसके हम अगर फंक्शंस की बात करें तो इम्पोर्टेंट रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड हमारा जो मेटाबोलाइज होता है वो किसके अंदर होता है, हमारा इसका पेरोक्सिसोम का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है। और ये कहाँ पे होता है, हमारा लीवर के अंदर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसमें कौन हेल्प करेगा, पेरोक्सिसोम। और ये कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर। मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स, हमारे जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनकी हमारी अगर ऑक्सीजन क्या होती है, O2 फॉर्म में होती है, अगर वो गलती से फ्री रेडिकल फॉर्म में हो, यानी कि ऑक्सीजन अगर फ्री रेडिकल फॉर्म में हो, उसको डिस्ट्रॉय करने का, मेटाबोलाइज करने का काम भी कौन करता है, हमारा पेरोक्सिसोम। बाइल एसिड फॉर्मेशन, बाइल एसिड जो होता है हमारा, जो कि हमारा लीवर से सिक्रीट होता है, ये क्या काम करता है, उस बाइल एसिड के फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है, उसको भी सिंथेसिस करता है। इसीलिए बाइल एसिड हमारा क्या करता है, जो हमारा फैट होता है, जो फैटी फूड होता है, उसमें जो फैटी फूड के अंदर जो हमारा फैट को इमल्सिफिकेशन का काम करता है हमारा बाइल एसिड।
यानी कि बाइल जो हमारा है वो फैट इमल्सिफिकेशन का काम करता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी किससे प्रोड्यूस होता है, हमारा पेरोक्सीसोम से। इसलिए हम बोलते हैं कि पेरोक्सीसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीवर के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हेपेटोसाइट्स से, और उन हेपेटोसाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पेरोक्सीसोम। तो पेरोक्सीसोम के अंदर क्या होगा, हमारा बाइल एसिड फॉर्मेशन। इसके बाद में कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को भी कैटाबोलाइज करने का काम हमारा किसका है, पेरोक्सीसोम का। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर, इसीलिए जब हम कोई एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसके लीवर की जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं वो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसकी जो हिपेटोसाइट्स है वो डेस्ट्रॉय होंगी, और वो लीवर क्या होगा, डैमेज होगा। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसका डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर। और इसलिए अगर एक्सेसिव लेवल के अंदर अगर अल्कोहल कंजप्शन की जाएगी तो डिटॉक्सिफिकेशन के चक्कर में अल्कोहल की जो सेल्स होती है, पेरोक्सीसोम सेल्स जो होते हैं वो डेस्ट्रॉय हो जाती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन के एस्ट्राडायोल फॉर्म जो होती है उसको कौन मेटाबोलाइज करता है, हमारा पेरोक्सीसोम। तो ये फंक्शन थे हमारे पेरोक्सीसोम के। तो पेरोक्सीसोम के अंदर क्या होता है, यूरेट ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को मेटाबोलाइज करता है, बाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को कैटाबोलाइज करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है अल्कोहल का, और एस्ट्राडायोल जो हमारा एस्ट्रोजन का E2 फॉर्म जो होती है, E2 उसको क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ तक था कि इंपॉर्टेंट रोल्स क्या क्या थे इसके अंदर, कि किस ऑर्गेनेल्स का क्या काम है, कहाँ लिपिड सिंथेसिस होता है, कहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये सारी चीज़ें आगे हमें बहुत यूजफुल होंगी। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।